कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको जब तक हम अपनी आंखों से ना देख लें हमें यकीन नहीं आता, पर वो चीज़ें असल में होती हैं। उनके वजूद को कोई चाहकर भी जुटला नहीं सकता, और जब वो आपको सुनाई देती हैं या दिखाई देती हैं तो आपकी रूह कांप जाती है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द अदर स्टोरीज। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की खौफनाक स्टोरी हमें आमिर साहब ने भेजी है, तो आगे की स्टोरी हम आमिर की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम एहसन भाई। ये उस ज़माने की बात है जब हाइकिंग कैंपिंग आज की तरह आम नहीं थी, पर उस वक्त भी मैं और मेरे स्कूल के फ्रेंड्स जवानी से ही हाइकिंग कैंपिंग के शौकीन थे। जिस शौक को पूरा करने के लिए हम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी कई इलाकों में गए थे। पर जो वाक़या मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ 1998 में पेश आया था, जब मैंने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा था। क्योंकि इस वाक़ये से पहले मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था और सोचता था ये पुराने ज़माने की बातें हैं। बहरहाल मैं वाक़ये की तरफ आता हूँ। उस बार भी उस ट्रिप पर मेरे स्कूल के फ्रेंड्स मेरे साथ थे। अब की बार हमने अमेज़न फॉरेस्ट का प्रोग्राम बनाया था, जिसके लिए हमने काफ़ी अरसे से प्लानिंग की हुई थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो रात हो चुकी थी और वहाँ हू का आलम था, पर हमारा होटल पहले से ही बुक था, तो ड्राइवर ने हमें हमारे होटल तक छोड़ दिया, जहाँ पर होटल का मैनेजर बाहर ही हमारा वेट कर रहा था। उसने हमें हमारे रूम्स दिखाए और जाते जाते कहने लगा, आप लोग रात में बाहर देर तक मत रुकिएगा, जल्दी ही होटल वापस आ जाइएगा। तो हमने कहा क्यों? तो उसने सपाट लहजे में जवाब दिया, सर असल में ये पहाड़ों जंगलों वाला इलाका है, तो यहाँ अक्सर लोगों ने रात के वक्त कुछ बहुत खौफनाक एक्सपीरियंस किया है। तो हम फौरन ही समझ गए कि वो किस मुताल्लिक बात कर रहा है। तो हमने उससे कहा, अभी तो हम बहुत थके हुए हैं और हमारा बाहर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, बस आप खाना लगवा दें ताकि हम खाना खाकर सो जाएं और आप बेफिक्र रहें, आपकी कही बात को हम याद रखेंगे। खैर उस रात को हम खाना खाते ही सो गए, क्योंकि दूसरे दिन ही हम लोगों का हाइकिंग का प्रोग्राम सेट था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे सारे दोस्त रूम से गायब थे। उस वक्त सुबह के 11 बज रहे थे, जबकि हमें तो 8 बजे हाइकिंग के लिए निकलना था। असल में पिछली रात मुझे थकान की वजह से ठीक तरह नींद नहीं आई थी, पर जब मैं सोया तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे दोस्त रूम से बाहर निकल गए। मेरी नींद ऐसी ही है। मेरे दोस्तों ने मुझे ज़रूर उठाया भी होगा, पर जब मैं उठा नहीं होऊंगा तो वो निकल गए होंगे। खैर मैं फ़ौरन फ्रेश हुआ और नाश्ता करके तैयार हुआ और होटल से बाहर अपना बैग लेकर निकल गया। काफ़ी देर तक तो मैं इधर उधर टहलता रहा और फिर बोर होकर फिर वापस होटल आ गया। मुझे अपने दोस्तों पर भी उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था कि तभी मैंने देखा कि होटल के आगे एक माउंटेन साइकिल खड़ी हुई है। तो मैंने मैनेजर से पूछा कि क्या मैं ये साइकिल थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो उसने कहा ज़रूर, पर अकेले ज़्यादा दूर तक मत जाइएगा। तो मैं साइकिल लेकर वहाँ से निकल गया। मैं वहाँ करीब में मौजूद एक झील के साथ साथ चल रहा था और आसपास की हरियाली, पेड़ पौधों और पहाड़ों को देख रहा था, जो दिन की रोशनी में बेहद हसीन लग रहे थे। कि तभी मुझे पहाड़ों के पास एक रास्ता नजर आया, तो मैंने अपनी साइकिल को उस तरफ मोड़ लिया। मैं उस वक्त
उन नज़ारों में इतना खो गया था कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, अपने होटल से कितनी दूर निकल आया हूँ। मुझे वक्त का भी कोई अंदाज़ा नहीं था और मैं बस साइकिल चलाए जा रहा था। पर जब मेरा होश लौटा तो मैं एक घने जंगल में था और मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि मैं बहुत दूर आ गया हूँ। वहाँ आसपास कोई आबादी नहीं थी, कोई इंसान नहीं था। तो मैंने फौरन अपनी साइकिल मुड़ी और बाहर जाने के लिए निकल गया। पर शायद मैं रास्ता भटक गया था, क्योंकि काफ़ी देर साइकिल चलाने के बावजूद भी मैं उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाया था। और उसके साथ साथ साइकिल चलाते चलाते मेरे पैरों में भी दर्द होना शुरू हो गया था। तभी थोड़े फासले पर मुझे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो वहीं की मुकामी लग रही थी। उसको देखकर मेरे जिस्म में जैसे जान वापस आ गई थी। तो मैं जल्दी जल्दी साइकिल चलाते हुए उसके पास पहुंच गया और उससे कहा, मैं यहीं पास के एक होटल में रुका हुआ हूँ और गलती से इतनी दूर निकल आया हूँ कि वापसी का रास्ता मुझे समझ नहीं आ रहा। आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें और यहाँ से होटल की तरफ का शॉर्टकट रास्ता मुझे बता दें। तो उस बूढ़ी औरत ने मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ देखते ही उस औरत के चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट फैल गई। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी बात समझ पाई थी या नहीं, पर उसने बिना कुछ कहे अपने हाथ से एक कच्चे रास्ते की तरफ इशारा किया। उसके इस तरह एक तरफ इशारा करने से मुझे लगा कि वो मुझे उस रास्ते से जाने का कह रही है। पर मैंने फिर भी दोबारा उससे जल्दी से पूछा कि यही शॉर्टकट है ना होटल जाने का। तो मेरी बात का जवाब उस औरत ने बस अपना सर हिलाकर दिया, अच्छा ठीक है। और फिर मैंने उनको बाय किया और उस रास्ते पर निकल गया। मुझे नहीं पता उस बूढ़ी औरत ने मेरे बाय का जवाब दिया था कि नहीं, पर मैं उस वक्त बस होटल जल्द से जल्द पहुंचने के बारे में सोच रहा था। पर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक उस रास्ते पर साइकिल चलाने के बावजूद मुझे पक्का रास्ता दिखाई नहीं दिया था, जिससे लगे कि मैं आबादी की तरफ ही जा रहा हूँ। पर अब तो लग रहा था कि शायद मैं जंगल के और अंदर आ गया हूँ। मैंने अपनी घड़ी को देखा तो 5 बज चुके थे। थकान से मेरा बुरा हाल हो रहा था। तो मैंने अपनी साइकिल वहीं रोकी और अपने बैग से पानी निकालकर पानी पिया और सोचने लगा कि ये मैं कैसी मुसीबत में फंस गया हूँ। ये जंगल का कौन सा हिस्सा है और मुझे किस तरफ जाना है, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। और सोचने लगा कि मुझे यहाँ से अंधेरा होने से पहले पहले निकलना होगा। ये सोचकर मैं फिर से साइकिल पर बैठ गया और आसपास देखता हुआ साइकिल चलाने लगा कि कहीं तो कोई साइन बोर्ड लगा होगा जिस पर बाहर जाने का निशान बना होगा। पर वो जंगल घना होता जा रहा था और उन घने बड़े बड़े पेड़ों की वजह से बहुत कम रोशनी अंदर आ रही थी। मैं तकरीबन 1 घंटे और साइकिल चलाता रहा, पर वहां से बाहर निकलने का मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। अब अंधेरा बढ़ता जा रहा था और उस बढ़ते अंधेरे के साथ ही मेरा दिल भी बैठा जा रहा था। जिस्मानी थकन से ज़्यादा जहन थक चुका था। दिल में अजीब सा खौफ घर कर चुका था कि तभी मुझे अपने सामने 2 रास्ते दिखाई दिए। मैं वहीं पर रुक गया और दोनों रास्तों को गौर से देखने लगा। तो मुझे एक रास्ते पर इंसानी पैरों के निशान दिखाई दिए। तो मुझे लगा कि इसी रास्ते पर आगे जाना बेहतर होगा। शायद ये यहाँ के लोकल लोगों का आने जाने का रास्ता हो और मुझे आगे कुछ मदद मिल जाए। तो ये सोचकर मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ गया, पर उस रास्ते की हालत बहुत ख़राब थी। जगह जगह गहरे गहरे गड्ढे थे, इसीलिए मैं साइकिल को तेज़ी से चला नहीं पा रहा था। और वैसे भी मेरी हालत अब ऐसी नहीं थी
कि मैं तेजी से साइकिल चला सकूं। मेरे एक पैर में दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा था, पर उस वक्त उस जंगल से मुझे इतना खौफ और डर महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से मैं बस साइकिल को किसी न किसी तरह से चलाए जा रहा था। अंधेरा अब पूरी तरह से फैल चुका था कि तभी थोड़ी दूर जाने पर मुझे वहां एक टूटी फूटी सी दुकान दिखाई दी, पर वहां भी आसपास कोई नहीं था। मैं कुछ देर वहां खड़ा रहा और किसी के आने का इंतजार करता रहा कि यहाँ दुकान है तो कोई ना कोई तो यहाँ से गुजरेगा, जिससे मैं आगे का रास्ता जान सकूंगा। पर काफी देर गुजरने के बाद भी जब वहां कोई नहीं आया तो मैंने ये सोचकर साइकिल आगे चलाना शुरू कर दी कि यहाँ दुकान है तो यकीनन इसी रास्ते पर आबादी भी जरूर होगी। उस वक्त 7:30 बज चुके थे और पूरा जंगल अंधेरे में डूब चुका था। रह रह के जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी, जो मेरे डर को और बढ़ा रही थी। पर काफी दूर जाकर भी जब मुझे किसी पक्के रास्ते के आसार नहीं मिले तो मैंने थक हार कर वापस उसी दुकान की तरफ जाने का फैसला किया। अब साइकिल चलाना बहुत मुश्किल हो गया था और उसके साथ मुझे जंगली जानवरों का भी डर था। तो जब मैं वापस उस दुकान के पास पहुंचा कि तभी मुझे अपने आसपास कुछ हलचल सी महसूस हुई, जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि वो आवाज मेरे करीब आती जा रही थी। तो मैंने देखा एक बूढ़ा सा शख्स मुझसे कुछ फासले पर तेज तेज चलते हुए एक तरफ को जा रहा था। तो उसको देखते ही मैंने उसको आवाज दी। मेरी आवाज सुनते ही वो बूढ़ा शख्स एकदम से अपनी जगह पर रुक गया। तो मैं दौड़ता हुआ उसके पास गया। तभी उस बूढ़े शख्स ने मेरी तरफ मुड़कर देखा और बड़ी भारी आवाज में मुझसे कहा, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वो उस अंधेरे में बहुत डरावना लग रहा था। तो मैंने हिम्मत करके उससे कहा कि मैं यहीं पास के एक होटल में रुका हुआ हूं और रास्ता भटक गया हूं। तो उस बूढ़े ने अपनी खौफनाक आंखों से मुझे घूरा और कहने लगा, अब अंधेरा हो गया है, जंगल से इस वक्त निकलना बहुत मुश्किल है। आगे एक झोपड़ी है, अगर जान प्यारी है तो मेरे साथ चलो, रात में हमें वहीं रुकना होगा। काफी देर बाद अपने सामने एक इंसान को देखकर दिल को एक सुकून सा मिला था। तो मैं जल्दी से अपनी साइकिल लेकर उस बूढ़े शख्स के पीछे पीछे चलने लगा। वो बूढ़ा वहीं उस रास्ते के साइड पर एक पगडंडी थी, उस पर चलने लगा। वो रास्ता बहुत ही खराब था, पर वो बूढ़ा उस पर बड़ी तेजी से चला जा रहा था और उसकी स्पीड से स्पीड मिलाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि तभी उस बूढ़े ने पीछे मुड़कर कहा, अच्छा होगा इस साइकिल को यहीं छोड़ दो, इसकी वजह से तुम्हारी रफ्तार कम हो रही है। तुम्हें मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, अब वक्त बहुत कम रह गया है। मुझे उनकी बात समझ तो नहीं आई कि वो किस वक्त की बात कर रहे हैं, पर मैंने अपनी साइकिल वहीं खड़ी कर दी और दौड़ता हुआ उस बूढ़े के साथ साथ चलने लगा। वो बूढ़ा किसी जवान की तरह चले जा रहा था। तकरीबन 2 किलोमीटर चलने के बाद मुझे एक झोपड़ा दिखाई दिया। इस पूरे रास्ते में उस बूढ़े ने मुझसे कोई बात नहीं की, जबकि इस दौरान मैंने उससे 1-2 बार बात करने की भी कोशिश की, पर उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। जब हम उस झोपड़े के पास पहुंचे तो मैंने देखा कि वो एक लकड़ी और घास फूस से बना झोपड़ा था, जिसके आसपास जगह जगह जानवरों को डराने के लिए लकड़ी के पुतले लटक रहे थे।
जो दिखने में काफी खौफनाक लग रहे थे। वहां रोशनी भी बहुत कम थी। आसपास की चीजों को देखने के लिए आंखों पर जोर देना पड़ रहा था कि तभी उस बूढ़े ने मुझे उस झोपड़ी के अंदर जाने का इशारा किया। मैं अंदर गया तो उसने एक नज़र जंगल में चारों तरफ देखा और फिर वो भी अंदर आ गया। और फिर उसने उस झोपड़ी का लकड़ी से बना दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर आते ही उसने अपनी जेब से एक लाइटर निकाला और वहां रखी एक मोमबत्ती को जला दिया। थोड़ी रोशनी हुई तो मैंने देखा उस झोपड़े में मोमबत्ती के अलावा ज़रूरत की कोई और चीज़ नहीं थी। हर जगह बस घास फैली हुई थी और उसी घास का एक कोने में ढेर लगा हुआ था। मेरा थकान से बुरा हाल हो रहा था तो मैं उस घास फूस पर बैठ गया और वो बूढ़ा भी एक साइड में बैठ गया जहां पर भी बहुत सारी सूखी घास पड़ी हुई थी। मैंने अपने बैग से खाने का कुछ सामान निकाला और उस बूढ़े की तरफ बढ़ाया तो उसने मुझे आराम से बैठने का इशारा किया। वो उस वक्त काफी चौकन्ना होकर बैठा हुआ था, जैसे अभी कुछ होने वाला हो। खैर, थकान से मेरा बुरा हाल था और मुझे नहीं पता कि मैं कब गहरी नींद में चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे नींद में ऐसा लगा जैसे कोई मेरे गले पर चाकू या कोई कुछ ऐसा ही रख कर उसको दबा रहा है, जिससे मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, पर मैं अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था और ना ही अपने जिस्म को हिला पा रहा था कि तभी मुझे लगा कि मेरा जिस्म अचानक जोर जोर से हिलने लगा है। शायद कोई मुझे नींद से उठाने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि वो बूढ़ा मुझे जगाने की कोशिश कर रहा था। मेरी आंखें खुलते ही उस बूढ़े ने उसी भारी आवाज में कहा, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? तो मैं उठकर बैठ गया। उस वक्त मैं पसीने से शराबोर हो रहा था। मेरी सांस बहुत तेज चल रही थी। मैंने तेजी से सांस लेते हुए उससे कहा, कुछ नहीं, शायद एक बुरा ख्वाब देखा था। मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और बहुत पुरअसरार लहजे में कहने लगा, कोई तुम्हारा गला काटने की कोशिश कर रहा था ना? उसकी बात सुनकर हैरत से मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जो मैंने ख्वाब में देखा था वो इस बूढ़े को कैसे पता चला। मैंने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और उससे हिचकिचाते हुए पूछा, आपको कैसे पता? कि तभी मैंने उस मोमबत्ती की रोशनी में देखा कि उस बूढ़े के पास ही घास में एक चाकू छुपा हुआ था, जिसके बाद मैं और डर गया। उसके बाद मेरी उससे और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि थोड़ा रुककर उस बूढ़े ने मेरी बात का जवाब दिया, ये जगह ऐसी ही है और ये यहाँ के माहौल का असर है, लेकिन एक बात का ख्याल रखो, तुम जितना सुकून से रहोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। ये जगह ऐसी ही है मतलब? मेरे दिमाग में कई सवाल आ रहे थे, पर मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। उस वक्त रात के 9 बज चुके थे और मैं वापस लेट गया। उस ख्वाब की वजह से काफी देर तक मैं डर से जागता रहा, जबकि वो बूढ़ा शायद सो गया था। कि तभी मुझे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था शायद झोपड़े के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं, जबकि वो बूढ़ा अब भी आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था। तो मैं धीरे से उठा और झोपड़े के एक सुराख से बाहर देखा तो मुझे वहां बहुत से लोग एक तरफ जाते हुए दिखाई दिए, जिनमें ज्यादातर औरतें थीं और कुछ आदमी भी थे। फिर मैंने वापस बूढ़े की तरफ देखा तो वो गहरी नींद में सो रहा था। तो मैं फौरन दबे कदमों के साथ उस झोपड़ी से बाहर निकल गया, क्योंकि मुझे अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों के साथ मिलना ज़रूरी था।
वो लोग अब तक मुझसे काफी दूर निकल गए थे, पर मुझे वो अब भी दिखाई दे रहे थे, तो मैं जल्दी जल्दी डरते हुए उनका पीछा करने लगा। मैं उस झोपड़ी से बाहर तो आ गया था, पर एक अनजाना सा खौफ अब भी मुझे महसूस हो रहा था कि तभी वो लोग एक जगह पर रुक गए और वो लोग वहां आसपास लगी मशालों को जलाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता वो जगह रोशनी से भर गई। रोशनी होते ही मुझे अपने आसपास का सब साफ दिखाई देने लगा, जिसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जिस्म ठंडा पड़ गया। वहां आसपास के पेड़ों पर इंसानी जिस्मों के अलग अलग हिस्से लटक रहे थे, कहीं किसी का हाथ तो कहीं पैर और कहीं किसी का सर। मैंने जब गौर किया तो मैंने देखा कि उन लोगों के हाथों में भी बहुत सारे सर थे और वो लोग बीच में आग जलाकर उन सरों को उस आग के चारों तरफ रख रहे थे। मुझे अब अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं क्यों मैं उस बूढ़े की झोपड़ी को छोड़कर यहाँ आ गया। ये मंजर देखने के बाद मैं फौरन ही वहां से वापस जाने के लिए पीछे मुड़ा, पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा मेरी जान हलक में आ गई, जहां मेरे बिल्कुल सामने उन्हीं लोगों में से एक औरत खड़ी हुई थी, किसी लाश की तरह, और वो मुझे देखकर न हिल रही थी न अपनी आंखें झपका रही थी। उसका खौफनाक चेहरा देखकर मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे थे। मेरे हाथ पैरों में तो पहले से ही जान नहीं थी, इसलिए मैं वहां से भागने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मेरे सामने मेरी मौत खड़ी थी, पर फिर भी मैंने वहां से भागने की नाकाम कोशिश की, पर वो मुझे किसी जानवर की तरह घसीटती हुई उन लोगों के सामने लेकर चली गई। उन सब लोगों के चेहरे किसी लाश की तरह सफेद थे और मुझे देखकर उन सब के फीके पड़े चेहरों पर खौफनाक मुस्कुराहट फैल गई। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो मैं उनके सामने मुझे छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाने लगा, अपने हाथ जोड़ने लगा, पर मेरी बात का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। उन्होंने मुझे बांधकर आंख के पास लिटा दिया और मुझ पर कहीं से खून लाकर डाल दिया गया, जिससे मेरे पूरे कपड़े, पूरा जिस्म खून से सन चुका था। मैं अपनी पूरी ताकत से मदद के लिए आवाजें दिए जा रहा था, पर आसपास मेरी मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। तभी वो लोग साइड में होने लगे और उनके पीछे से वही बूढ़ी औरत निकलकर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, जिससे मैंने रास्ता पूछा था। तो मतलब वो भी इन्हीं में से एक थी। वो बूढ़ी मेरी तरफ बढ़ने लगी और बड़े प्यार से मेरे माथे पर हाथ फेरने लगी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। तो मैं रोते हुए उससे मदद मांगने लगा, तो उसने अपनी उंगली से मुझे चुप होने का इशारा किया और अपनी चादर में हाथ डालकर अपनी चादर से एक तेज धार छुरा निकाला और उसको मेरी गर्दन पर रख दिया। मैं उस वक्त हार मान चुका था, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था कि अब मेरी मौत पक्की है। फिर उस बुढ़िया ने मेरा गला मेरे जिस्म से अलग करने के लिए उस छुरे को ऊपर उठाया। ये देखकर मैं आखिरी बार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा कि तभी वो बूढ़ा शख्स वहां आ गया। उन्होंने एक एक करके वहां मौजूद लोगों को धक्का दिया और वो मेरे बिल्कुल करीब आ गए और उन्होंने उस बुढ़िया से वो छुरा छीन लिया और उसको भी एक जोरदार धक्का दिया। फिर उन्होंने उस छुरे से मेरे पैरों को खोल दिया और मुझे वहां से भाग जाने को कहा। तभी मैंने देखा वो सारे लोग वहां जानवर की तरह उस बूढ़े शख्स पर भौंकने लगे। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, पर मैं अपनी पूरी ताकत से वहां से भागने लगा। वहां आग की रोशनी से अंधेरे में तेजी से भागना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। हर तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था, इसीलिए मैं कभी किसी पेड़ से टकरा रहा था तो कभी किसी पत्थर से, पर मैं गिरता पड़ता बस भागता जा रहा था। थोड़ी दूर भागने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा
कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। तभी मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मैं एक गड्ढे में गिर गया। मुझे उस भयानक दिन का बस यहाँ तक याद है, क्योंकि उस गड्ढे में गिरते ही मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो मेरे पूरे जिस्म में जलन हो रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरा जिस्म जल रहा है। मेरे हाथों, पैरों और चेहरे पर बहुत तेज जलन हो रही थी कि तभी मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा मैं एक पक्के रास्ते के पास लेटा हुआ हूँ और सूरज की तपिश की वजह से मेरी स्किन बुरी तरह से जल रही थी। शायद बहुत देर से मैं वहां पड़ा हुआ था। मैंने गौर किया तो मेरे सारे कपड़े हल्के हल्के गीले हो रहे थे और उन पर कल रात वाले खून का कोई निशान नहीं था। शायद किसी ने मेरे सारे जिस्म को धोकर मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया था। मेरी साइकिल भी मेरे पास ही खड़ी थी। मेरी हालत अब भी बहुत ख़राब थी। खैर, मैं वहाँ से खड़ा हुआ और आसपास की जगह का जायज़ा लेने लगा तो मुझे खुद से 30 से 40 मीटर दूर कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। तो मैं साइकिल उठाकर उस तरफ चल दिया। मेरे दिमाग में अब भी रात की सारी बातें घूम रही थीं और मैं जान चुका था कि मुझे उस सब से उन बूढ़े बाबा ने ही बचाया था। रात में जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो क्या था, वो लोग कौन थे जो मुझे मारना चाहते थे, और सबसे बढ़ के वो बूढ़े बाबा कौन थे जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। यही सब सोचते हुए जब मैं होटल पहुंचा तो मेरे सब दोस्त वहां बहुत परेशान थे और मेरी हालत देखकर वो और परेशान हो गए थे। वो सब रात भर मुझे ढूंढ रहे थे तो मैंने उन्हें उस वक्त बस यही बताया कि मैं अकेला जंगल में भटक गया था। तभी होटल के मैनेजर ने मुझे अपने पास बुलाया और सरगोशी करते हुए कहा, बहुत किस्मत वाले हो जो उस जंगल से जिंदा सलामत वापस आ गए हो। तो मैंने उससे कहा कि आपको क्या पता है उस जंगल के बारे में। तो उसने कहा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, और भी लोग हैं जो उस जंगल से बचकर वापस आए हैं। वहां कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, किसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता कि वो लोग जिंदा भी हैं या। और ये कहकर वो चुप हो गया। मैंने मैनेजर की सारी बातें सुनी पर मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और ऐसा बन गया जैसे वो किस मुतालिक बात कर रहा है। मेरी कुछ समझ नहीं आया। वो रात आज भी मेरे जहन में घूमती है तो मेरे जिस्म में सरसरी सी दौड़ जाती है। मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने वहाँ इंसानों की शक्ल में जिन्नात को देखा था या फिर वो असल में इंसान ही थे। लेकिन वहाँ जो भी हुआ था वो मेरी नज़रों के सामने हुआ था। मुझे जब भी वो वाक़या याद आता है तो मैं उन बूढ़े बाबा के लिए दुआ ज़रूर करता हूँ